नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक का लखनऊ दौरा। महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी। गली में भाग रहे उमेश को शूटर ने पकड़ा। अतीक के बेटे ने पीठ पर किए 2 फायर। जौनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में हत्या और लूट का बदमाश ढेर। 10 दिन पहले सतना में डाली थी 15 लाख की डकैती। संभल के चंदौसी में आलू से भरे कोल्ड स्टोर की छत गिरने से हादसा। करीब 25 मजदूर दबे और 8 जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे पर जताया दुख। अब खबरें विस्तार से। सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ला उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहीं, जहां महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी और रश्मि शुक्ला के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को काशी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम से निजात के लिए किए गए प्रयासों पर भी पुलिस अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान लोकार्पण और शिलान्यास की सूची भी तय होने की उम्मीद है। इसके बाद वे प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। वहीं एनसीआर की तर्ज पर प्रस्तावित बृहद बनारस परिक्षेत्र की रूपरेखा भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तय होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से मुलाकात की। अखिलेश और लालू की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने लालू यादव की सेहत का हालचाल जाना। आपको बता दें कि पिछले साल लालू यादव का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। इससे पहले बुधवार को मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने लालू यादव से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। यहां अखिलेश यादव और लालू यादव की मुलाकात हुई। लालू यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में सुर्खियों में बने हुए हैं। लालू यादव को बुधवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट से निजी मुचलके पर जमानत मिली है। उमेश पाल हत्याकांड में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बाद भी शूटर असद से भिड़ता हुआ दिखाई दिया। यहां सीसीटीवी फुटेज करीब 44 सेकंड का बताया जा रहा है, जिसमें असद पिस्टल से फायर करते हुए दिख रहा है। असद ने गली में उमेश को पकड़ लिया और उसके सिर पर गोली मारने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई। उमेश असद के चंगुल से निकलकर गली में बने पहले मकान में घुसने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तब तक उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। वहीं वीडियो में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी।
उत्तर प्रदेश अभी कोरोना से पूरी तरह निजात भी नहीं पा पाया था कि एक नए वायरस से लोग पीड़ित और भयभीत नजर आ रहे हैं। नए वायरस को लोग H3N2 के नाम से जान रहे हैं। लखनऊ में भी लोग इसके शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीमारी को लेकर पहले से चिकित्सा और मेडिकल व्यवस्था को अलर्ट रखा गया है और लखनऊ के लोक बंधु राजनयन अस्पताल में H3N2 वायरस के लिए विशेष वार्ड स्थापित किए गए हैं। इसी पर अस्पताल की निदेशक दीपा त्यागी से खास बातचीत आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो H3N2 वायरस को लेकर लगातार कहीं ना कहीं हड़कंप मच चुका है। माना यह भी जा रहा है कि यदि जिस तरीके से कोरोना वायरस था, कहीं उस तरीके का कोई वायरस तो नहीं है। इन चीज़ों को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में राजधानी लखनऊ में पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई। इस वक्त की बात करें तो लोक बंधु राजनयन हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। हमारे साथ निदेशक दीपा त्यागी जी हैं और उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है, आखिर जो ये वायरस है कितना खतरनाक है और किस तरीके से इस पर लोक बंधु में क्या व्यवस्थाएं की गई। मैम, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है? देखिए, शासन के आदेश से हर जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन बेड बनाने का ऑर्डर मिला है। तो हमने लोक बंधु में 25 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है और जो हमारी ओपीडी है उसमें 20% के करीब पेशेंट आ रहे हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विद फीवर और विदाउट फीवर है। और ये जो मरीज़ हैं ये इन्फ्लुएंज़ा के ही पेशेंट है जिसे H3N2 कहा जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये मरीज सीरियस नहीं हो रहे हैं। अभी कहा जाए तो 2 या 3 ही पेशेंट इस तरीके के एडमिटेड हैं और वो भी गंभीर स्थिति में नहीं है। किसी भी पेशेंट के गंभीर स्थिति में होने का या मरने का अभी तक मेरे चिकित्सालय में कोई भी नहीं हुआ है। और ये पेशेंट कॉमन कोल्ड और के मरीज़ हैं। इनको पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से राहत मिल रही है। हाँ, ऐसा है कि खांसी थोड़ा ज़्यादा समय तक टिक रही है तो उसके लिए स्टीम इनहेलेशन और ज़रूरत पड़ने पर माइल्ड एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। लखनऊ के इको गार्डन में चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आमरण अनशन शुरू किया। 4 साल में अंकित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति नहीं मिलने के बाद विरोध में नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फरवरी 2019 में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती निकाली थी, जिसमें करीब 2.5 साल बाद भी विभाग ने परिणाम और अंतिम चयन परिणाम भी 22 नवंबर 2021 को जारी कर दिया। लेकिन उसी दौरान अंतिम चयन परिणाम में EWS कैटेगरी में चयन को लेकर सफल अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया, जिसके चलते अधिकांश फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं और अब राज्य सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक कोल्ड स्टोरेज की छत गिर गई। मलबे में करीब 25 मजदूर दब गए और मौके पर अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि हादसा चंदौसी स्थित मवई गांव के कोल्ड स्टोरेज पर हुआ। जानकारी के अनुसार स्टोरेज कई साल पुराना था और यहां आलू रखने का काम चल रहा था। करीब 25 से 30 मजदूर कोल्ड स्टोरेज में मौजूद थे। इस दौरान स्टोरेज की छत गिर गई। अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य की नई तस्वीर खींची गई है। दरअसल अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ऐसे मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीर जारी की है। खबर लखनऊ से है, जहां LDA की जनता अदालत में ऐशबाग निवासी बुजुर्ग मुकेश शर्मा को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया।
जिसमें बुजुर्ग के कान से खून निकल आया। पीड़ित के अनुसार वह पिछले करीब 19 साल से अपने मकान पर कब्जे को लेकर एलडीए में संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद उसको न्याय नहीं दिया जा रहा। ऐसे में वह एलडीए की जनता अदालत में फरियाद लेकर आया था, जहां पर अधिकारियों से बात करते वक्त दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी पर एलडीए के विशेष कार्य अधिकारी डीके सिंह ने बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। इधर शोर शराबा होने पर उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बुजुर्ग की बात सुनी। इस बीच डीके सिंह मौके से फरार हो गया। कब्जा कराया इन दो। नहीं किसने मारा था आपको? डीके सिंह ने मारा है। डीके सिंह साहब मैंने 2 तमाचे मारे। बहुत बढ़िया, मतलब प्राधिकरण बुलवा के यहाँ पर आवंटियों को मार करवा रहे हैं। बात कह रहा हूँ, और इन लोगों की गलती है, इन सालों ने कब्जा करवाया। नहीं सारे अधिकारी यहाँ पर बीसी साहब के 2009 में इन लोगों ने कब्जा करवाया। इन लोगों ने कब्जा ये आदमी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, ये आवंटी है अपनी पीड़ा बता रहे हैं। किसके पास? यहाँ आवंटियों की कोई नहीं सुनवाई होती है, ये केवल मारने के लिए बुलवाया जा रहा है। मारेंगे, गुंडाई करेंगे। यहाँ गुंडाई होने लगी सर, ये प्राधिकरण है। इन लोगों ने कब्जा कराया। मेरे पास हर प्रूफ है, इन सालों ने कब्जा। 1 अप्रैल से लखनऊ में आईपीएल मैचों का आयोजन होगा। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने अहम बैठक बुलाई। इस दौरान जिलाधिकारी गंगवार ने लखनऊ सुपर जॉइंट के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन के दिन पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही विद्युत सुरक्षा और फायर सेफ्टी विभाग संपूर्ण परिसर का निरीक्षण करते हुए प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें। वहीं आयोजन से पहले मॉक ड्रिल भी की जाए। कासगंज पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने गंज डुंडवारा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान गंज डुंडवारा थाने पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल की और खामियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही महिला हेल्प डेस्क की भी जानकारी ली। गंज डुंडवारा का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी पटियाली एवं थाना प्रभारी गंज डुंडवारा मौजूद रहे। यहाँ पे सर्वप्रथम थाने की साफ सफाई, रख रखाव, हमारे जितने भी शस्त्र हैं, शस्त्रागार हैं, इनकी रख रखाव तथा जितने भी थानों पर अभिलेख बने हुए हैं, इन सबके इंद्राज देखे गए हैं कि ठीक ठाक हैं कि नहीं। एवं जो भी हमारा पुलिस बल है, वो जो शस्त्र हैं उनके रख रखाव के लिए और उनको आकस्मिक रूप से यदि इस्तेमाल करना पड़े उसके लिए तैयार है कि नहीं, सभी बातों पे आज निरीक्षण में ध्यान दिया गया है। बस्ती में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ताओं को असुविधा न हो, इसके लिए हरैया एसडीएम गुलाब चंद्र के आदेश पर आईटीआई छात्रों को सब स्टेशन और ग्रामीण स्टेशन पर लगाया गया। इस मौके पर वीडियो आलोक दत्त उपाध्याय, नायब तहसीलदार शौकत अली, नायब तहसीलदार कृष्ण मोहन यादव, नगर पंचायत सुपरवाइजर समेत कई कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। द्वारा जो है 72 घंटे के लिए हड़ताल के लिए जो है नोटिफिकेशन दिया गया है एमडी साहब को। उसके मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट महोदय बस्ती द्वारा कल परसों जो है 2 दिन पहले ही मीटिंग करके सभी फीडर जितने हैं, जितने उपकेंद्र है, विद्युत केंद्र हैं, वहाँ पर सेक्टर को डिवाइड कर दिया गया है। हर सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में खंड विकास अधिकारी नामित किए गए हैं और तहसीलों में जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में सभी एसडीएम को नामित किया गया है। और हम तहसील हरैया में भी 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक में बीडीओ साहिबान को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित कर दिया गया। इसकी अतिरिक्त आईटीआई और पॉलिटेक्निक के जो टेक्निकल स्टाफ हैं उनको भी सभी सब उपकेंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश के सतना में शराब कंपनी के मुनीम की हत्या और 15 लाख की लूट में शामिल बदमाश आनंद को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर जौनपुर में किया। गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस ऑपरेशन में जौनपुर पुलिस के साथ सतना पुलिस की स्पेशल टीम भी शामिल थी। जानकारी के अनुसार जौनपुर पुलिस को थाना बक्सरा के अलीगंज इलाके बदमाशों की लोकेशन मिली। हाईवे किनारे रेलवे लाइन के पास पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने भागते हुए पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आनंद सागर को गोली लग गई। आनंद दिलकापुर का रहने वाला था। आनंद उत्तर प्रदेश की सुभाष यादव गैंग का गुर्गा था। यह गैंग वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मध्य प्रदेश बॉर्डर के शहर सतना में सक्रिय है।
तस्करों से, गोकशी करने वालों से थाना औंग और स्वाट टीम प्रथम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश बहुत ही शातिर कबलू नाम का, जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, उस पर ढेर सारे गौकशी करने के मुकदमे दर्ज हैं। एक्सप्लोसिव एक्ट के, NDPS के दर्जनों मुकदमे हैं, कई बार जेल जा चुका है। उसके पैर में गोली लगी है और एक उसका साथी, उसने बताया है कि वो मेरा साला था, उस पर भी ढेर सारे मुकदमे हैं। वो अंधेरे का लाभ उठा करके नदी की तरफ फरार। फतेहपुर स्थित औंग थाना क्षेत्र में स्वाट और पुलिस टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश घायल हो गया। इस मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान जहानाबाद निवासी कमलू के रूप में हुई। वहीं उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। हाईकोर्ट के साथ मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमानुसार अलीगढ़ में NGT के नियम अनुसार चिमनी वाले ईंट भट्टा को छोड़कर साधारण चिमनी के ईंट भट्टा को बंद करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अकराबाद क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहा 4 ईंट भट्टा पर कार्रवाई के नाम पर छिड़काव कर चले गए। इस संबंध में मीडिया के लोगों ने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, जहां उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। माननीय हरित प्राधिकरण के द्वारा अलीगढ़ जनपद की ईंट भट्टों के संबंध में योजित एक प्रकरण में ये निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर जिगजैग पद्धति से ही ईंट भट्टे संचालित होंगे और उसके दृष्टिगत जो जिन भट्टों में ये प्रणाली थी उनको संचालित किया गया है। कुछ लोग इसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय भी गए थे। वहाँ से 4 ईंट भट्टे स्वामियों को रिलीफ मिली थी, उनका भी संचालन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन कुछ कतिपय ईंट भट्टा स्वामियों ने इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने ईंट भट्टे संचालित कर लिए थे, जिनको अभी बंद कराया गया है। और इसमें लापरवाही बरतने के लिए और NGT के निर्देशों के बावजूद भट्टे को संचालित करने में एक भूमिका होने के कारण जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी थे, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिकमेंडेशन की गई है। सोनभद्र के रेनकूट वन प्रभाग के म्योरपुर वन रेंज में खैर के पेड़ की कटाई का मामला सामने आया। खैर के जंगलों की कटाई होने से पर्यावरण कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं जंगली जानवरों की आवाजाही रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि सोनभद्र का ज्यादातर भूभाग पेड़, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों में बेशकीमती लकड़ियों के पेड़ मौजूद हैं, जिससे तस्करों की निगाह भी इन जगहों पर बनी है। माना जा रहा है कि अवैध कटान की वजह से खाली हुए जंगल पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर भवन निर्माण करा लिया है। गोविंदपुर, कुसमाहा और मनवसा के जंगल में जिस तरह के कत्था के पेड़ों की कटान हुई है वो बहुत चिंता का विषय है। इधर वन विभाग लगातार कह रहा है कि मेरा पेड़ कटा ही नहीं है, मौके पर ठूठ है और कुछ वोटे पड़े हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पेड़ कटे गए हैं और तस्कर सक्रिय हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद सहारनपुर दौरे पर रहे। राधा स्वामी व्यास आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह के प्रवचन सुने। साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रतिनिधियों से वार्ता की। इसलिए लगाए गए थे, उनका भ्रमण पूरा करने के बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ है और इसमें कल मैंने अलीगढ़ से दौरा प्रारंभ किया और आज सहारनपुर आने का मौका मिला है। लेकिन आज का यह भ्रमण मेरा पूर्ण नहीं है, अभी अपूर्ण है, क्योंकि लगातार आते रहना है। हमारा लक्ष्य है सहारनपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि के क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद है और यह महत्वपूर्ण पूरा यह मंडल है। तो हर क्षेत्र में हमारा यह सहारनपुर मंडल, पूरा जिला आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की लोकतंत्र में भूमिका है कि सवाल करें, उनसे जवाब मांगे। यह जवाब क्यों नहीं देना चाहते, साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये बीजेपी सच नहीं सुनना चाहती। अगर कोई लोकतंत्र में और खासकर हमारा पत्रकार भाई अगर कोई खबर सही चलाना चाहेगा तो बीजेपी के लोग प्रशासन के इशारा कर देंगे कि इसको जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो, हत्या हो जाएगी, हत्या कर देंगे, लेकिन धारा 302 नहीं लगेगी। और जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे मारपीट से लेकर के गंभीर धाराएं लगा देंगे। क्या जो संभल में पत्रकार था मंच में मार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।